17 फरवरी 2003 की सुबह बेल्जियम के एंटवर्प शहर का डायमंड सेंटर, यहाँ दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिजोरी मौजूद थी। सुरक्षा गार्ड हर दिन की तरह सोमवार की सुबह इस तिजोरी का भारी भरकम दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तिजोरी की सुरक्षा 10 अलग अलग और बेहद आधुनिक तकनीकों से की गई थी, जिन्हें भेदना इंसान के लिए नामुमकिन माना जाता था। लेकिन जैसे ही 3 टन वजनी लोहे का दरवाजा खुला, गार्ड्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी के अंदर का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। 160 में से 109 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स टूटे हुए थे। फर्श पर करोड़ों डॉलर के हीरे, सोने के बिस्किट, कीमती जेवरात और नकदी कचरे की तरह बिखरी पड़ी थी। चोर इतना माल लूट चुके थे कि जो वो अपने साथ नहीं ले जा सके, उसे वहीं फर्श पर रौंद कर चले गए थे। इस लूट की कुल कीमत $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लूट के दौरान एक भी अलार्म नहीं बजा था। तिजोरी के बाहर या अंदर कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम ट्रिगर नहीं हुई थी। न कोई दरवाजा टूटा था, न कोई ताला। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, सिवाय अंदर मची उस तबाही के। दुनिया की सबसे अभेद्य मानी जाने वाली इस तिजोरी के 10 सिक्योरिटी लेयर्स को चोरों ने बिना किसी अलार्म के कैसे तोड़ दिया। इतने बड़े मास्टरमाइंड्स ने ऐसा क्या किया कि पुलिस को हवा तक नहीं लगी, और कैसे सदी की सबसे बड़ी और परफेक्ट चोरी का पर्दाफाश एक हाईवे के किनारे जंगल में फेंके गए एक आधे खाए हुए सैंडविच की वजह से हो गया। ये कहानी है इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे शातिर डायमंड हाइस्ट की। कहानी की शुरुआत होती है बेल्जियम के एंटवर्प शहर से, जिसे दुनिया की डायमंड कैपिटल यानी हीरों की राजधानी कहा जाता है। दुनिया भर के 80% से ज्यादा कच्चे हीरे इसी शहर से होकर गुजरते हैं। इस शहर के बीचों बीच 3 ब्लॉक्स का एक इलाका है, जिसे डायमंड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। साल 2003 में इस इलाके की सुरक्षा किसी मिलिट्री बेस से कम नहीं थी। चप्पे चप्पे पर कैमरे, हथियारों से लैस पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद था एंटवर्प डायमंड सेंटर, जो एक 14 मंजिला इमारत थी। इसी इमारत की 2 मंजिल नीचे एक तिजोरी थी, जहां दुनिया भर के डायमंड मर्चेंट्स अपना बेशकीमती सामान रखते थे। यह तिजोरी इतनी सुरक्षित थी कि इसे अभेद्य कहा जाता था, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि अगर कोई ताला बना है तो उसकी चाबी भी कहीं न कहीं मौजूद है। साल 2000 में इस डायमंड सेंटर में एक शख्स की एंट्री होती है। उसका नाम था लियोनार्डो नोटारबार्टोलो। लियोनार्डो इटली का रहने वाला था और उसने खुद को एक इटालियन डायमंड मर्चेंट के रूप में पेश किया। उसने इस बिल्डिंग में बाकायदा एक ऑफिस किराए पर लिया। उसका पहनावा बहुत शानदार था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था और फ्रेंच भाषा बहुत अच्छे से बोलता था। लियोनार्डो ने अगले 2.5 साल तक सिर्फ एक काम किया, भरोसा जीतना। वो रोज ऑफिस आता, सुरक्षा गार्ड से हाथ मिलाता, उन्हें कॉफी पिलाता, दूसरे व्यापारियों के साथ छोटी मोटी डील्स करता और एक आम बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करता। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि यह हंसमुख इंसान कोई व्यापारी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े चोरों के गिरोह का मास्टरमाइंड है। लियोनार्डो कोई आम चोर नहीं था। वो इटली के मशहूर स्कूल ऑफ ट्यूरिन नाम के एक अंडरग्राउंड गिरोह का हिस्सा था, जो अपनी सफाई और बिना किसी हिंसा के चोरी करने के लिए जाना जाता था। लियोनार्डो का असली मकसद था डायमंड सेंटर की उस तिजोरी तक पहुंचना, लेकिन इसके लिए उसे सिर्फ भरोसे की नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम की जरूरत थी जो नामुमकिन को मुमकिन कर सके। लियोनार्डो जानता था कि वह अकेला इस तिजोरी को नहीं तोड़ सकता, इसलिए उसने इटली से अपनी खास टीम को बुलाया। इस टीम में कुल 4 लोग थे और हर कोई अपने काम का उस्ताद था। द जीनियस, यह अलार्म सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स का मास्टर था। दुनिया का कोई भी सेंसर या सर्किट इसके लिए रहस्य नहीं था। दी मॉन्स्टर, यह ताले तोड़ने में माहिर था। यह किसी भी तरह के भारी भरकम लॉक को बिना आवाज किए खोल सकता था। द किंग ऑफ कीज, यह चाबियां बनाने का जादूगर था। यह सिर्फ एक वीडियो या तस्वीर देखकर किसी भी चाबी की हूबहू नकल बना सकता था। द स्पीडी, यह लॉजिस्टिक्स और भागने की योजना बनाने का एक्सपर्ट था। तनाव भरे हालात में भी गाड़ी चलाने में इसका कोई मुकाबला नहीं था। इन 5 ने मिलकर जो योजना बनाई, वह किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक थी। लियोनार्डो ने अपने पेन और ब्रीफकेस में छोटे छिपे हुए कैमरे लगा रखे थे। जब भी वह तिजोरी में अपना सामान रखने जाता, वह वहां की सिक्योरिटी सिस्टम्स की रिकॉर्डिंग कर लेता। अब जरा समझिए कि इस तिजोरी की सुरक्षा कितनी कड़ी थी। इस तिजोरी तक पहुंचने के लिए चोरों को 10 अलग अलग सिक्योरिटी लेयर्स को मात देनी थी। नंबर 1, डायमंड सेंटर की 24 घंटे की सीसीटीवी निगरानी और प्राइवेट सिक्योरिटी। नंबर 2, तिजोरी का 3 टन वजनी स्टील का दरवाजा, जिसे विस्फोट से भी नहीं तोड़ा जा सकता था। नंबर 3, दरवाजे पर लगा एक मैग्नेटिक सेंसर। अगर
दरवाजा थोड़ा सा भी हिलता तो अलार्म बज जाता। नंबर 4, एक ऐसा कॉम्बिनेशन लॉक जिसमें 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से भी ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे। नंबर 5, एक कस्टम मेड चाबी जिसे कॉपी करना असंभव माना जाता था। नंबर 6, तिजोरी के अंदर एक सिस्मिक सेंसर जो किसी भी तरह के कंपन या ड्रिलिंग की आवाज पकड़ सकता था। नंबर 7, एक इंफ्रारेड हीट सेंसर जो इंसान के शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था। नंबर 8, एक डॉपलर रडार जो तिजोरी के अंदर किसी भी तरह की हलचल को पकड़ सकता था। नंबर 9, एक लाइट सेंसर जो तिजोरी के अंदर रोशनी होते ही अलार्म बजा देता। और आखिर में नंबर 10, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के अपने मजबूत ताले। लियोनार्डो की टीम ने इटली में एक गोदाम किराए पर लिया और वहां वीडियो फुटेज की मदद से बिल्कुल वैसी ही एक नकली तिजोरी बनाई। महीनों तक उन्होंने इस नकली तिजोरी पर प्रैक्टिस किया। उन्हें हर काम अंधेरे में करना था क्योंकि लाइट सेंसर रोशनी पकड़ सकता था। उन्होंने हर एक चुनौती का तोड़ निकाल लिया था, लेकिन इस काम के लिए उन्हें एक लंबे समय की जरूरत थी जो उन्हें मिला वैलेंटाइन डे के वीकेंड पर। शुक्रवार शाम को डायमंड सेंटर बंद हो चुका था और अब सोमवार सुबह ही खुलने वाला था। चोरों के पास अपना काम खत्म करने के लिए पूरे 2 दिन थे। रात के अंधेरे में टीम ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले वे एक बगल की बिल्डिंग से होते हुए डायमंड सेंटर की बालकनी में आए। उन्होंने बालकनी के कैमरों को काले रंग के प्लास्टिक बैग से ढक दिया। अब वे तिजोरी के मुख्य दरवाजे के सामने थे। यहाँ से शुरू हुआ द जीनियस का खेल। दरवाजे पर एक मैग्नेटिक सेंसर लगा था जिसके 2 हिस्से थे, एक दरवाजे पर और एक दीवार पर। जब दरवाजा बंद रहता तो दोनों हिस्से एक दूसरे को छूते और सर्किट पूरा रहता। दरवाजा खुलते ही सर्किट टूट जाता और अलार्म बज उठता। द जीनियस ने एल्यूमिनियम टेप का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी चालाकी से दोनों सेंसर्स के बीच टेप चिपका दिया जिससे उनका सर्किट उस टेप के जरिए जुड़ गया। अब जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मैग्नेटिक सेंसर दीवार पर ही चिपका रहा और सर्किट नहीं टूटा। पहला और सबसे बड़ा अलार्म शांत रहा, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन लॉक और वो कस्टम चाबी बाकी थी। लियोनार्डो ने कुछ दिन पहले ही अपने पेन कैमरे से सिक्योरिटी गार्ड को कॉम्बिनेशन डायल घुमाते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। उस वीडियो को देखकर किंग ऑफ कीज ने वो सीक्रेट कोड निकाल लिया था और चाबी। जब गार्ड ने एक बार चाबी टेबल पर रखी थी तब किंग ऑफ कीज ने उसका वीडियो बना लिया था और सिर्फ उस वीडियो को देखकर उसने तांबे की एक हूबहू चाबी तैयार कर दी थी। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन अंदर अभी भी हीट सेंसर, मोशन सेंसर और लाइट सेंसर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, दी जीनियस ने तेजी से अंदर हाथ डाला और हीट सेंसर पर महिलाओं का हेयर स्प्रे छिड़क दिया। हेयर स्प्रे ने सेंसर के ऊपर एक ठंडी और पारदर्शी परत बना दी जिसने इंसान के शरीर की गर्मी को सेंसर तक पहुंचने से कुछ मिनटों के लिए रोक दिया। उन कुछ मिनटों का फायदा उठाकर दी जीनियस ने डॉपलर रडार के सामने स्टायरोफोम का एक डिब्बा रख दिया। स्टायरोफोम रडार की तरंगों को पार नहीं होने देता। इस तरह डॉपलर रडार भी अंधा हो गया। अब बची थी रोशनी। उन्होंने लाइट सेंसर के ऊपर ब्लैक टेप चिपका दिया। अब वो तिजोरी के अंदर टॉर्च जला सकते थे। अंदर का सिस्मिक सेंसर उन्होंने पहले ही शॉर्ट सर्किट करके बंद कर दिया था। दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी अब पूरी तरह से उनके रहमो करम पर थी। बिना किसी हथियार, बिना किसी विस्फोट के, सिर्फ टेप, हेयर स्प्रे और स्टायरोफोम की मदद से उन्होंने करोड़ों डॉलर के सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा दे दिया था। अब काम था द मॉन्स्टर का। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। उसके पास एक खास तरह का औजार था जिससे वह सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के ताले तोड़ रहा था। एक के बाद एक बॉक्स खुलते जा रहे थे। अंदर जो नजारा था वह किसी की भी आंखें चौंधिया देने के लिए काफी था। कच्चे हीरे, तराशे हुए हीरे, सोने के बिस्किट, अनगिनत देशों की नकदी और बेशकीमती गहने। उन्होंने अपने साथ लाए गए बड़े बड़े डफेल बैग्स में माल भरना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उनके बैग पूरी तरह भर गए। तिजोरी में इतना खजाना था कि वो उसे उठा नहीं पा रहे थे। उन्होंने करोड़ों डॉलर का माल वहीं फर्श पर छोड़ दिया क्योंकि उनके पास उसे ले जाने की जगह नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ था। उन्होंने सावधानी से अपना सारा सामान समेटा, तिजोरी का दरवाजा वापस बंद किया और बाहर निकल गए। कोई खून खराबा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। सुबह होने से पहले वे वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। यह एक परफेक्ट क्राइम था, लेकिन अपराध की दुनिया में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हर अपराधी कोई न कोई ऐसी गलती जरूर करता है जो उसका पर्दाफाश कर देती है। और लियोनार्डो की टीम से एक ऐसी गलती हुई जो इतनी बेवकूफी भरी थी कि कोई यकीन नहीं कर सकता। लूट के बाद पूरी टीम 2 गाड़ियों में सवार होकर बेल्जियम से फ्रांस की तरफ भाग रही थी। उनके पास करोड़ों का माल था, लेकिन उनके पास कचरे के कुछ बैग भी थे। इन बैग्स में वो सारे सबूत थे जो उन्होंने डकैती के दौरान इस्तेमाल किए थे। प्लास्टिक के तार, वीडियो टेप्स, खाए हुए खाने के पैकेट और वो सारी चीजें जो उनके प्लान का हिस्सा थी। लियोनार्डो का प्लान था कि वे इस कचरे
को फ्रांस पहुंचकर जला देंगे ताकि कोई सबूत न बचे। गाड़ी स्पीडी चला रहा था। जैसे जैसे वे बेल्जियम से दूर जा रहे थे, स्पीडी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उनके पास ये कचरे के बैग मिल गए तो वे पकड़े जाएंगे। घबराहट के मारे स्पीडी को पैनिक अटैक आने लगा। जब गाड़ी बेल्जियम के E19 हाईवे पर प्यूटी नाम के एक जंगल के पास से गुजर रही थी तो स्पीडी ने अचानक गाड़ी रोक दी। वह बाहर निकला और उसने वो सारे कचरे के बैग हाईवे के किनारे झाड़ियों में फेंक दिए। लियोनार्डो ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन स्पीडी सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार जल्दबाजी में वे कचरा वहीं छोड़कर फ्रांस भाग गए। उन्हें लगा कि एक घने जंगल के किनारे पड़े कचरे पर कौन ध्यान देगा। यहीं उनसे सबसे बड़ी चूक हो गई। प्यूटी के उस जंगल का एक रखवाला था जिसका नाम था अगस्त वान कैंप। अगस्त एक बहुत ही सख्त मिजाज का आदमी था। उसे इस बात से सख्त नफरत थी कि लोग हाईवे से गुजरते हुए उसके जंगल में कचरा फेंक देते थे। सोमवार की सुबह जब डायमंड सेंटर में डकैती का पता चल रहा था और पूरी दुनिया की पुलिस अलर्ट पर थी, तब अगस्त अपने जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर उन कचरे के बैग्स पर पड़ी जो स्पीडी ने फेंके थे। अगस्त को बहुत गुस्सा आया। वह पास गया और उसने कचरे में सुराग ढूंढने की कोशिश की ताकि वह पुलिस से शिकायत कर सके कि किसने यह कचरा फेंका है। जब उसने बैग खोला तो उसके अंदर से कुछ फटे हुए कागज, एक वीडियो निगरानी सिस्टम की रसीद, डायमंड सेंटर के कुछ लिफाफे और एक आधा खाया हुआ सलामी सैंडविच निकला। डायमंड सेंटर का नाम देखते ही अगस्त को शक हुआ। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और कहा कि कुछ बदमाशों ने मेरे जंगल में कचरा फेंका है और इसमें डायमंड सेंटर का कुछ सामान है। शुरुआत में पुलिस ने एक बूढ़े रखवाले की कचरे की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसी सुबह डायमंड सेंटर में दुनिया की सबसे बड़ी चोरी हुई है तो वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उस कचरे को एक खजाने की तरह इकट्ठा किया। जब फोरेंसिक टीम ने उस कचरे की जांच की तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने लियोनार्डो का पूरा खेल खत्म कर दिया। कचरे में से एक फटी हुई रसीद मिली जो एक ग्रोसरी स्टोर की थी। उस रसीद पर उस वीडियो सिस्टम का नाम था जिसे लियोनार्डो ने रिकॉर्डिंग के लिए खरीदा था। सबसे बड़ा सुराग था एक लिफाफा जिस पर एंटवर्प डायमंड सेंटर और लियोनार्डो नोटारबाटोलो का नाम लिखा था, लेकिन सबूतों का राजा था वह आधा खाया हुआ सलामी सैंडविच। पुलिस ने उस सैंडविच से डीएनए सैंपल निकाल लिया। अब उनके पास मास्टरमाइंड का नाम भी था और उसका डीएनए भी। उधर लियोनार्डो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। डकैती के कुछ दिन बाद वह यह देखने के लिए वापस एंटवर्प डायमंड सेंटर चला आया कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। उसे लगा कि वह एक आम व्यापारी है और उस पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन पुलिस पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही लियोनार्डो बिल्डिंग में दाखिल हुआ, पुलिस ने उसे पहचान लिया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जब लियोनार्डो के डीएनए का मिलान उस सैंडविच के डीएनए से किया गया तो वह बिल्कुल मैच कर गया। दुनिया की सबसे शातिर डकैती का मास्टरमाइंड एक आधे खाए हुए सैंडविच की वजह से पकड़ा गया था। पुलिस ने लियोनार्डो के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले और इटली में छुपी उसकी पूरी टीम को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। लियोनार्डो को डकैती का मास्टरमाइंड मानते हुए 10 साल की कड़ी सजा मिली। चोर तो सलाखों के पीछे पहुंच गए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था कि आखिर वो करोड़ों का खजाना गया कहां। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने लियोनार्डो के घरों, बैंक लॉकरों और हर उस जगह की तलाशी ली जहां वह जा सकता था, लेकिन $100 मिलियन की उस भारी भरकम लूट में से पुलिस को एक भी हीरा वापस नहीं मिला। एंटवर्प की वो डकैती एक ऐसे मास्टरमाइंड की देन थी जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी के सेंसर्स को चकमा दिया। लेकिन भारत में भी कुछ शातिर दिमाग ऐसे हुए हैं जिन्होंने सीधे रिजर्व बैंक और पुलिस की सुरक्षा को चुनौती दी। घटना है सलेम चेन्नई एक्सप्रेस की। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। पार्सल वैन में करोड़ों का कैश था और बाहर हथियारों से लैस जवानों का पहरा। इसके बावजूद चोर चलती ट्रेन की छत में सुराख करते हैं और 5 करोड़ 78 लाख रुपए का कैश लूट ले जाते हैं, बिना किसी को रोके, बिना किसी शोर के। यह खौफनाक चोरी आखिर कैसे अंजाम दी गई, इस मास्टर प्लान की एक एक बारीकी समझने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक करें।